हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सारी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही पोटेंशियल एनर्जी का एक सब टॉपिक है जो कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड उस सब टॉपिक को भी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और उस सब टॉपिक पे बेस्ड कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के होने के कारण से। किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में देखा था काइनेटिक एनर्जी को, कि किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब वो बॉडी क्या करता है? मूव करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, तो किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होने का कारण है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से आपका बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के होने का कारण क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का होने का कारण है उस बॉडी का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के होने का कारण हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी है और एनर्जी हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी के केस में भी देखा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी भी एक प्रकार की एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या था? स्केलर था। सिमिलर जो हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है। सो एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का एनर्जी की ही फॉर्म है। अब क्योंकि एनर्जी आपका क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, इट्स मीन आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? स्केलर है। फिर जो हमें सेकेंड पॉइंट डिस्कस करना था वो है उसका एसआई यूनिट। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, अगेन एक प्रकार का एनर्जी है। तो जो एसआई यूनिट एनर्जी का होगा वही एसआई यूनिट आपका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो अगर हम एनर्जी के एसआई यूनिट की बात करें तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी में भी पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या होता था? जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल। इवन एनर्जी का भी आपका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और अगर हम इसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सपेंड करें तो इस जूल को ही हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो ये आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम नोटेशन की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन होता है यू। कुछ कुछ बुक्स में आपको पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन वी भी दिखाई देगा, डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं पूरे लेक्चर में या पूरे चैप्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन है वो क्या लेके चलूंगा? यू। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन यू लेके चल रहा हूँ। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो अगर आप यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या है? जो यूनिट आपकी काइनेटिक एनर्जी की है, जो यूनिट आपकी एनर्जी की है, वही यूनिट आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की है। तो जो डायमेंशन आपका काइनेटिक एनर्जी का होगा, जो डायमेंशन आपका एनर्जी का होगा, वही डायमेंशन आपका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन होगा। इट्स मीन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन की बात करते हैं तो वो डायमेंशन क्या होगा? ml2t-2, बिकॉज ml2t-2 क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? ml2t-2। और हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जब भी आप एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हो तो उस फिजिकल क्वांटिटीज में इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या करोगे? हमेशा
इंट्रोड्यूस करोगे, हमेशा एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमें देखना है कि जो आपकी नई फिजिकल क्वांटिटी जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो वेक्टर है कि स्केलर है, फिर उसका एसआई यूनिट देखोगे और फाइनली उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देखोगे। तो फिलहाल ये क्या है आपका, वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल तो क्या है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए अब डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन, और डेफिनेशन की मदद से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होता है आपका एनर्जी स्टोर ड्यू टू वर्क डन against the conservative force, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है, और डेफिनेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते हैं। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी भी बॉडी का, वो क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल U इज इक्वल टू इक्वल है किसके, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स के। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रखे हैं, एक है हमारा क्या, वर्क डन अगेंस्ट, और जो हमारा दूसरा वर्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो दोनों को ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। तो कंजर्वेटिव फोर्स का हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया था। जिन्होंने अभी तक हमारा कंजर्वेटिव फोर्स वाला लेक्चर नहीं देखा है, या फिर आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो पहले आप कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आज के क्लास में खासकर पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन होने वाला है। साथ ही जब आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वहाँ भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं उसे, और जिन्हें अभी तक कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का आइडिया नहीं है, आप एक बार जाके हमारा लास्ट लेक्चर देख लीजिए। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे जो एग्जाम्पल्स थे, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फिर हमने एयर रेजिस्टेंस फोर्स की बात करी थी, और देन फाइनली तीसरा फोर्स था हमारा विस्कस फोर्स। और अगर हम तीनों ही फोर्स पे थोड़ा सा गौर फरमाए, तो ये तीनों ही फोर्स हमारे क्या थे, रजिस्टिव फोर्स थे। तो जितने भी रजिस्टिव फोर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो फिलहाल तो क्या है, फिलहाल तो हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन आपका क्या है, फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इट्स मीन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी वैलिड नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं U इज नॉट पॉसिबल फॉर फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। एक और अनदर फोर्स लेते हैं, ये तो हमारा फ्रिक्शन हो गया जो कि नॉन कंजर्वेटिव था। अगर हम दूसरा फोर्स लेते हैं ग्रेविटी, तो अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी क्या है, वन काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटी आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, तो जितने भी हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं, उन सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आपका क्या होगा, ग्रेविटी पॉसिबल और पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो U इज पॉसिबल फॉर ग्रेविटी।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटी के लिए पॉसिबल होगा। सिमिलर अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए भी आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल होगा, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कूलॉम फोर्स भी आपका क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसके लिए भी आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड टर्म, वर्क डन अगेंस्ट। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, W अगेंस्ट इज इक्वल टू माइनस W बाय। W अगेंस्ट क्या है, W अगेंस्ट है वर्क डन अगेंस्ट, और W बाय क्या है, वर्क डन बाय। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ टोटल हमारे पास 2 वर्क डन थे, इसको भी हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहें, तो फॉर्मूला हमारा देखो क्या होगा, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा U इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर, मतलब जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर होगी। कैसे एनर्जी स्टोर होगी, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा क्या है, मार्कर है, अब इस मार्कर पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। अब इस ग्रेविटी के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने एक फोर्स अप्लाई किया। जब हम इस ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करेंगे तो मार्कर कहाँ की तरफ जाएगा, देखो ऊपर की तरफ। तो इस मार्कर को ऊपर ले जाने के लिए हमने क्या करा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है, बिकॉज ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमने जो फोर्स अप्लाई किया कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है। कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, जो हम वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स के कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी मार्कर वाले एग्जांपल में समझा। हम यहाँ पे वर्क डन कर रहे थे, किसके अगेंस्ट कर रहे थे, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे थे, बिकॉज ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा था, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा था, या फिर जो वर्क डन हो रहा था, वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ की तरफ हो रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इक्वल होता है वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ये ध्यान रखना है। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। तो U इज इक्वल टू आपका देखो क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट इज इक्वल टू क्या, माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस W बाय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। W बाय को ही हम क्या करते हैं, W बाय को ही हम W लिखते हैं। इसका पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी को W बाय की जगह क्या पुट करेंगे, W, सो W आ जाएगा, सो माइनस W, और किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसको ही अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट का मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूं मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नोटेशन क्या होता है चेंज का, डेल्टा। सो डेल्टा U इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस डेल्टा W, और किसके लिए डेल्टा W, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, डेल्टा U को, डेल्टा U की, तो डेल्टा U को हम क्या लिख सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल, जो कि हम हमेशा लिखते आ रहे हैं। तो डेल्टा U का मतलब क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W को हम क्या लिख सकते हैं, W फाइनल माइनस W इनिशियल। और ध्यान रखना है
कि जो आपका फोर्स होगा कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो फिलहाल तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, और इन फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे। तो आप फिलहाल क्या कीजिए, पूरा का पूरा फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज जब हम फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स में क्या होगा, ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। सो चलिए हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल एनर्जी फॉर ग्रेविटी। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर ग्रेविटी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में, माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए, क्या ग्रेविटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है? तो यहाँ पे जवाब होगा यस, बिकॉज जो ग्रेविटी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज आपका कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पॉसिबल होता है। इट्स मीन यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है बिकॉज ग्रेविटी आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी फॉर द ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। तो एक हमारा सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो क्या है, स्मॉल एम है। अब बिकॉज इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, तो इस पे आप, इस ब्लॉक पे एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा, जिसका डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस ग्रेविटी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू क्या होगा आपका, mg होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ब्लॉक पे कौन सी डायरेक्शन में, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, F एक्सटर्नल फोर्स। और जैसे हम अपोजिट डायरेक्शन में F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक कहाँ की तरफ जाना शुरू करेगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होना शुरू करेगा, जैसा कि हमने मार्कर वाला एग्जांपल देखा था। जब इस मार्कर पे हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, ग्रेविटी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो आपका F एक्सटर्नल फोर्स है, ये कौन सी डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हम अप्लाई कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मार्कर कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ब्लॉक भी कहाँ की तरफ जाना शुरू करेगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। अब यहाँ पे सपोज करते हैं जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ग्राउंड से h है, h क्या है यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इफ इस F एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ड्यू टू F एक्सटर्नल फोर्स। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, U, और जो U होता है वो होता है माइनस W बाय, क्या होता है, माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटी है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ये फॉर्मूला जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी की बात करें तो हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस W ग्रेविटी। और W ग्रेविटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस गिवन कंडीशन के लिए, तो इस गिवन कंडीशन के लिए जो आपका W ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, माइनस mgh। अब यहाँ पे मसाले मत समझ लेना इसको, mdh नहीं है, असली मसाले सच सच mdh नहीं, ये हमारा क्या है, माइनस mgh है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपका फॉर्मूला आया है, ये ध्यान रखना है कि हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार हमारा प्रीवियस लेक्चर जाके वॉच कर लो, ताकि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। क्योंकि अगर हर एक चीज़ को बार बार डिस्कस करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। तो फिलहाल तो हम क्या करते हैं, W ग्रेविटी की बात करते हैं। तो W ग्रेविटी क्या है आपका, माइनस mgh होता है इस गिवन कंडीशन के लिए। और अगर इसको हम ले जाके क्या करते हैं, इसको मेन फॉर्मूले में ले जाके हम पुट करते हैं तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस W ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, माइनस mgh, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का U इज इक्वल टू mgh। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो,
पोटेंशियल एनर्जी फॉर द ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला सवाल जो कि आपके माइंड में क्रिएट होगा कि जो आपका स्प्रिंग फोर्स है उसके लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है, यस और नो। तो अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की, तो स्प्रिंग फोर्स आपका क्या होता है, एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ईच एंड एवरी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉसिबल है। इट्स मीन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स के लिए पॉसिबल होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कि पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है या नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूले की सबसे पहले। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू, वो क्या होता है, माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू माइनस W स्प्रिंग फोर्स, SF मतलब स्प्रिंग फोर्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा जो मेन टारगेट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसके लिए, बाय द स्प्रिंग फोर्स के लिए। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि इस वॉल से अटैच्ड है। वॉल अगर मानते हो, बना रहे हो, तो वॉल को हम ऐसे बना देते हैं, और इस स्प्रिंग से क्या है, एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच्ड हो रखा है। अब सपोज करते हैं ये जो वॉल है ये क्या है, आपका ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, और जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आपका x1 डिस्टेंस पे। अब हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बिकॉज विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कभी भी आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स आपका वर्क नहीं करेगा, तब तक आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे सपोज करते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपका मन करे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लिख सकते हो। तो फिलहाल तो क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। अब अगर यहाँ पे इस ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, तो डेफिनेटली ब्लॉक भी कहाँ की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो सपोज ये ब्लॉक मूव करता हुआ कहीं यहाँ पहुंच गया, और सपोज करते हैं ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, x2 है, आफ्टर अप्लाइंग द F एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं x1 की, तो x1 क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, और जो हमारा x2 है वो क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब बिकॉज यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट हमेशा किसका काम करता है, लोअर लिमिट का। सो x1 हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, और फाइनल पॉइंट हमेशा क्या होता है आपका, अपर लिमिट। इट्स मीन जो आपका x2 है वो क्या होगा, यहाँ पे अपर लिमिट होगा। तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये भी मिल गए। अब बात करते हैं यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की। तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो ऑलवेज जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इट्स मीन यहाँ पे हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या है, वेक्टर एस है। तो वेक्टर एस का डायरेक्शन कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और स्प्रिंग फोर्स ठीक डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इट्स मीन स्प्रिंग फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या है, स्प्रिंग फोर्स, जिसका डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। और ये जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है
ये होती है हमारी क्या, के एक्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, के एक्स होती है। खैर आपको यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू है, फॉर्मूला है, वो क्या आएगा आपका, माइनस के एक्स भी दिखाई देगा। सो माइनस साइन यही शो कर रहा है कि जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स लिखेंगे तो उस केस में आपको क्या करना है, थीटा का फैक्टर कंसीडर नहीं करना है, सॉरी थीटा का फैक्टर कंसीडर करना है। दोनों के बीच का एंगल आपको देखना है। और जब आप क्या करेंगे, जब आप F इक्वल टू माइनस के एक्स अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल आपको कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे समझते हैं, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम इसको यूज कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे के की बात करें तो के क्या है हमारा, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब एक टाइप का क्या है, ये कांस्टेंट है। अब इसको अप्लाई करने का मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थीटा के फैक्टर को अवॉइड करना पड़ेगा। तो थीटा हमें क्या करना है, थीटा का फैक्टर यहाँ पे हमें अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में आपको। सो अब हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सो जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है स्प्रिंग फोर्स, वो है इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड। बिकॉज यहाँ पे आपका जो एफ वाई है वो जीरो है, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वो आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। एक्स भी कौन सी डायरेक्शन में, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स की जो प्रेजेंस है वो कौन सी डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, फोर्स का जीरो होगा, और जेड कंपोनेंट भी फोर्स का क्या होगा, जीरो होगा। इट्स मीन ये भी जीरो हो गया आपका और ये भी जीरो हो गया। तो फाइनली आपका जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू हम क्या यूज करने वाले हैं, माइनस के एक्स। और जैसे हम माइनस के एक्स यूज करेंगे तो अब यहाँ पे देखो हम एंगल का कोई भी फैक्टर लेकर नहीं आ रहे हैं कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, बिकॉज माइनस साइन ने ऑलरेडी बता दिया कि जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जो आपका एंगल था कॉस थीटा, वो भी यही शो करता था। अगर आपका थीटा क्या है, 180 डिग्री है, जहाँ पे कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, -1 होती थी। इट्स मीन आपका जो क्या था, वर्क डन था, वो क्या आ जाता था, नेगेटिव आ जाता था। तो यहाँ पे अगर आप F इज इक्वल टू के एक्स यूज करते हैं तो थीटा वाला फैक्टर लेके चलेंगे, और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स यूज करते हैं तो थीटा वाला फैक्टर नहीं लेके चलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे कॉस थीटा को कोई भी फैक्टर नहीं लिया है। तो फाइनली F की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट क्या हो जाएगी, इनिशियल पॉइंट क्या है आपकी, लोअर लिमिट x1, फाइनल पॉइंट क्या है आपका, अपर लिमिट x2। तो यहाँ से वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स आपका कितना आ जाएगा, देखो माइनस के कांस्टेंट आ जाएगा जो कि बाहर है, सॉरी माइनस के क्या है, कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या है, x1 टू x2। तो यहाँ से फाइनली आपका वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स वो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x2 अपॉन 2, अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट, माइनस के बाई 2 कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। फाइनली यहाँ पे जो आपका वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस के बाई 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अपर लिमिट रख दो। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे बताओ, x2 का स्क्वायर, माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लोअर लिमिट रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स आ गया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन सेकंड से वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में ले जाके पुट कर दो। तो देखते हैं पुट करते हैं तो क्या आता है।
तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू आएगा माइनस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या है देखो, माइनस k बाई टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये माइनस क्या हो जाएगा, मिलके प्लस हो जाएगा। और फाइनली जो हमारा क्या है u है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा k बाई टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, u इज इक्वल टू k बाई टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, इफ x1 इज इक्वल टू जीरो। x1 इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि आपका जो क्या है ब्लॉक है वो कहाँ है, आपका ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, या ब्लॉक को ही आप एज अ ओरिजिन डिसाइड कर लो। तो जब आप ब्लॉक का ओरिजिन डिसाइड करोगे तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 0, और जो x2 है उसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k बाई टू। x2 की जगह क्या आ जाएगा देखो, x2 की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा 0, सो 0 का स्क्वायर। तो फाइनली u की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, k बाई टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगेन एक और फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया आपने पोटेंशियल एनर्जी का, किसके लिए, स्प्रिंग फोर्स के लिए, जिसकी कंडीशन क्या है, x1 आपका 0 है और x2 क्या है, x है। तो ये स्पेशल कंडीशन में आ जाएगा आपका। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल ये स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे। सो जो हमने लास्ट फॉर्मूला डराइव किया पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्प्रिंग फोर्स, उस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्राफ से रिलेटेड है, और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आपका नीट PYQ का क्वेश्चन हमने यहाँ पे कैरी किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं जो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डराइव किया, और वो आपका फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू k बाई टू एक्स फाइनल मतलब x2 स्क्वायर माइनस x इनिशियल मतलब x1 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि चीज़ें आपको थोड़ी और क्लियर हो। अभी देखो जो u है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं u ऑफ x। इसका मतलब है कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और x यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर सकता है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जैसे जैसे x की वैल्यू होगी वैसे वैसे आप x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे। अब जब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके लिखोगे u x इज इक्वल टू k बाई टू x2 स्क्वायर माइनस k बाई टू x1 स्क्वायर। यहाँ पे अगेन इसको और सिंप्लीफाई करोगे, u x इज इक्वल टू, अभी जो आपका पहला टर्म दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे ux2, और जो आपको सेकेंड टर्म दिखाई दे रहा है, सेकेंड टर्म देखो क्या है यहाँ पे, k बाई टू x1 स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे ux1। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो लास्ट हमने डेरिवेशन किया वो डेरिवेशन करके दिखाया, डेरिवेशन के थ्रू हमारे पास एक रिजल्ट आया है, और इस रिजल्ट को आप क्या रखोगे, फिलहाल अपने दिमाग में सेट रखोगे, याद होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे तो देखो क्या लिखा है, ऑन अ पार्टिकल प्लेस्ड एट ओरिजिन। मतलब पार्टिकल क्या है, पार्टिकल आपका कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है इसका मतलब पार्टिकल की जो इनिशियल पॉइंट है मतलब x1 है वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। अब फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हमने एक फोर्स अप्लाई किया F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अभी जो माइनस के एक्स का फोर्स अप्लाई किया ये कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। तो इस फोर्स ने हमें ये बताया कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, वो जस्ट आपने थोड़ी देर पहले जो डराइव किया था उस फॉर्मूले को आप यूज करने वाले हो। बिकॉज ये जो फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का ये बाय द स्प्रिंग फोर्स था,
और स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, -kx होता है। तो फिलहाल तो हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है इस क्वेश्चन में। ये बात किसने बताई, ये बात बताई F इक्वल टू -kx ने। चलो फोर्स भी अप्लाई कर दिया। इफ u0 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, गिवन है u0 इज इक्वल टू 0। इसको भी समझेंगे थोड़ी देर में, u0 इज इक्वल टू 0 क्यों दे रहा है। उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है, ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ux वर्सेस x इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड बाय, तो टोटल 4 ग्राफ दिया है, 4 ग्राफ में पूछ रहा है ux वर्सेस x का कौन सा ग्राफ आपका सही होगा। तो कोई एक ग्राफ सही होगा, बाकी 3 ग्राफ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो हमारा ux है, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ux2 को हम क्या लिख सकते हैं, k/2 x²। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है वो कितना है, 0 है। तो हमने स्पेशल कंडीशन में पढ़ा था, इफ x1 इज इक्वल टू 0 तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो जाएगा k/2 x² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k/2 x²। तो हमने इसकी जगह ये पुट किया है, सिर्फ क्या करा हमने, x2 की जगह x पुट कर दिया। और फिलहाल इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं u, और x1 की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है, 0। तो x1 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया 0। और ये जो x1 है, सॉरी, जो हमारा क्या है u0 है, u0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है u0। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू इसने 0 दे रखी है। तो इसको इस तरीके से भी आपको क्या कर सकता है, गिवन दे सकता है। नॉट मैंडेटरी कि वो आपको x1 इज इक्वल टू 0 लिख कर ही दे। अगर वो आपको u0 इज इक्वल टू 0 लिख कर देता है, इट्स मीन आपका जो सेकंड टर्म है, यानी कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। फिलहाल इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और क्वेश्चन में। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में क्या है, u0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा जो ux की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, k/2 x²। अब अगर हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर हम कंपेयर करवाते हैं y इज इक्वल टू 4ax² से, तो ये फॉर्मूला बेसिकली किसका होता है, पैराबोला का होता है। क्योंकि जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, वो क्या आया, ux इज इक्वल टू kx²। और जब हम कंपेयर करवाएंगे y इज इक्वल टू 4ax² से, तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला क्या कर रहा है, देखो आपस में मैच कर रहा है। ux की जगह क्या है, ux की जगह y है, 4a की जगह क्या है, जो कि हमारा कांस्टेंट होता है वो कितना है, k/2, और x² की जगह क्या है, देखो x²। तो फिलहाल ये जो आपका गिवन फॉर्मूला है, या फिर जो हमारा क्या है फॉर्मूला डराइव होकर आया है, वो किसका है, पैराबोला का है। तो पैराबोला का होने का मतलब क्या है, आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए, बिकॉज ना तो ये पैराबोला है ना तो ये पैराबोला है। अब या तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, या ऑप्शन सी सही होगा। अब हमेशा याद रखना, पैराबोला उसी तरफ अपना मुंह खोलता है खाने के लिए, उसी डायरेक्शन में अपना मुंह खोलता है जहां पर इक्वेशन में आपकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैराबोला का मुंह जो है, फेस है, उसी तरफ ओपन होगा, उसी डायरेक्शन में ओपन होगा, या फिर उसी एक्सिस पे ओपन होगा जिस एक्सिस पे आपका जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। जैसे यहाँ पे आपका देखो क्या है, जो ux है, ux कौन सा एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, और जो आपका x है वो तो x एक्सिस पर ही है। अब यहाँ पे ux की पावर कितनी है, ux की पावर 1 है, और जिसकी पावर 1 होगी हमेशा पैराबोला का मुंह खाना खाने के लिए उसी डायरेक्शन में ओपन होगा। तो पावर फिलहाल किसकी 1 है, पावर फिलहाल ux की 1 है, तो इसका जो फेस है वो कहाँ की तरफ ओपन होगा, ux की तरफ ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे अगर फेस कहाँ की तरफ ओपन हो रहा है, x की तरफ ओपन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी होगी बताओ, x की पावर हो जाएगी 1, और ux की पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिलहाल क्या है, फिलहाल यहाँ पे हमारे को जो गिवन है वो क्या है, x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है, और ux की पावर कितनी है,
1 है, और जिसकी पावर 1 उसकी तरफ मुंह ओपन होगा, पैराबोला का फेस ओपन होगा। तो ऑप्शन भी आपका क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो फिलहाल तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे फिलहाल रफ कर रहे हैं बिकॉज हमें स्पेस की ज़रूरत है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। नीट पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लॉन्ग स्प्रिंग है, वो स्ट्रेच हो रही है कितनी, बाय द 2 सेंटीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। तो ये आपकी हो गई यहाँ तक पहली कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। तो फिलहाल जो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है पहले केस के लिए कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 10⁻²⁰ मीटर। तो इस केस के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था, U इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/2 के, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 के, और ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में देखो क्या कहता है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर। अब स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर रहा है, 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर रहा है। तो सेकेंड कंडीशन में जो आपका एक्स हो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड कंडीशन का एक्स। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि सेकेंड केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, और इन टर्म्स ऑफ यू। और यू क्या है आपका, यू है 1/2 के 4 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो आपको पुराने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में नए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, इट्स मीन वहां पे आपका क्या होने वाला है, कुछ रेशियो कैलकुलेट होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट को कैलकुलेट कर लेना, मतलब जो आपकी गिवन फर्स्ट कंडीशन होगी, फिर गिवन सेकंड कंडीशन को भी आप क्या करना, कैलकुलेट करना, और दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना। तो अब हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर के लिए हमें यू कैलकुलेट करना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यू न्यू। तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इट्स मीन 10 सेंटीमीटर के लिए जो स्ट्रेच हो रहा है स्प्रिंग, उसमें उस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो वो देखो कितना होता है, तो यू न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो के यहाँ पे चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इसने क्या करा, स्प्रिंग को चेंज नहीं किया है। पहले केस में भी आपका स्प्रिंग क्या था, पहले केस में भी आपका स्प्रिंग वही था जो स्प्रिंग आपका क्या है सेकंड केस में। तो जो स्प्रिंग आपका 2 सेंटीमीटर के लिए है, वही सेम स्प्रिंग आपका किसके लिए है, 10 सेंटीमीटर के लिए है। तो अगर स्प्रिंग सेम है तो दोनों ही केस के लिए आपका के का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्ट केस के लिए भी के का वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू केस के लिए भी के का वैल्यू सेम, इज इक्वल टू हाफ। देखो के रहेगा, एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। इसको आप मैनिपुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, k/2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴, और ये आ गया आपका जूल, इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करिए, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि हम दोनों की पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। तो यू न्यू अपॉन यू, क्योंकि सेकंड को हम डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा,
यू न्यू अपॉन यू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या होगा देखो, k बाई टू 100 इंटू 10⁻⁴, सो k बाई टू इंटू 100 इंटू 10⁻⁴, और अपॉन में देखो क्या होगा, अपॉन में डिवाइडेड बाय क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट करोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, k बाई टू इंटू 4 इंटू 10⁻⁴, k से k कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये चला जाएगा कितनी बार, 25 टाइम्स, और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका नया पोटेंशियल एनर्जी आया है किसके लिए, 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच के लिए, वो कितना आ गया आपका 25u। इस u को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपका नीट पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था।